हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आपके दिन वगैरह सब बढ़िया चल रहे होंगे, एकदम मजे में कट रहे होंगे। अगर कोई लाइफ में टेंशन वगैरह दूर कर दीजिए और जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करिए। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्लियामेंट। अब आप बोलेंगे पार्लियामेंट जो आपने सुना होगा बचपन से कि भाई टीवी में देखा होगा, लोकसभा चैनल पे, जिसमें तरह तरह के मंत्री खड़े होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। तो बहुत सारी चीजें मन में आती है, न्यूज़पेपर वगैरह। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने सराउंडिंग में देखते रहते हैं। तो आज हम उसी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है जो हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर है, इसके अंदर अभी फिलहाल कोई भी आर्टिकल मेंशन मैंने नहीं करा है। रीजन ये है कि एक स्टोरी की तरह पहले आप समझ लो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद आप जब बेयर एक्ट से उस चीज को पढ़ोगे तो आप इजिली समझ जाओगे। जो आपके पार्लियामेंट जो चैप्टर है वो जो शुरू हो रहा है आपका सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं भाई। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर बताऊं मैं पार्लियामेंट का। पेन कॉपी हाथ में ले लो ताकि आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए। देखो भाई, सबसे पहली चीज जो पार्लियामेंट है, यानी कि जिसको हम संसद भवन भी बोलते हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। तीन चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। किस किस से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। देखो, प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। ये दो हाउसेस है पार्लियामेंट के। लोकसभा को एक दो नाम से और बुलाया जाता है, लोकसभा या फिर लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल किस किस नाम से बुलाया जाता है लोकसभा को? लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, एल एल आ रहा है, आप याद कर लोगे। और हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर हम वोट देकर मिनिस्टर्स को भेजते हैं, हम वोट देकर नेता चुनते हैं, फिर वो जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के लोकसभा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो हमारे द्वारा डायरेक्ट वोट देकर उनको भेजा जाता है लोकसभा के अंदर, इसलिए वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को। ये चीज क्लियर आ गई। अब आ जाइए इधर। देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट, जो ये राज्यसभा है, इसको दो नाम से और बुलाया जाता है। अगर ये लोअर हाउस है तो ये कौन सा हाउस होगा? ये हाउस होगा अपर हाउस। कौन सा हाउस होगा? ये होगा अपर हाउस। अब जब ये अपर हाउस है, अब इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाएगा इसको। अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसका क्या मतलब है? देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से ही पता लग रहा है, जो हमारे राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे राज्य हैं, इनके जो विधानसभाएं हैं वहां से ये आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ये राज्यसभा में जिस स्टेट से आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बातें रख रहे हैं, उसकी परेशानियां रख रहे हैं, तो उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स की, डिफरेंट डिफरेंट राज्यों की एक काउंसिल, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। किन तीन चीजों से मिलकर पार्लियामेंट बना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा अपर हाउस, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, लोकसभा राज्यसभा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, समझा दिया है मैंने मतलब दोनों का, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, अब बात करते हैं इनकी कंपोजिशन पे। देखो भाई, जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जाइए आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम साइड कर देते हैं तो लोकसभा राज्यसभा ये दो हाउस होते हैं, ठीक है।
इन दो हाउस के मेंबर्स है। अब क्या कितने कितने मेंबर्स है देखो, टोटल मेंबर जो है वो 552 है। टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। ये कैसे कैसे है, 530 हो गए स्टेट के जो भी नेता वगैरह चुन के जाते हैं, 20 हो गए यूनियन टेरिटरी के, केंद्र शासित प्रदेशों के, यूनियन टेरिटरी के, और 2 हो गए एंग्लो इंडियन। 2 कौन से हो गए, 2 हो गए एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये टोटल मिला के बैठते हैं 552। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो ये तो मैक्सिमम है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारी लोकसभा में यानी कि हमारी हाउस ऑफ द पीपल में कितने मेंबर हैं अभी? आइडिया के लिए बता दूं 552 मेंबर नहीं है, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं लेकिन इतने नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना है आपको लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं। ये बात हो गई चलो कंपोजिशन की, किसकी, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल की। और हिंदी वालों के लिए लोकसभा और राज्यसभा ही आएगा एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखना। कंपोजिशन अब बात करें राज्यसभा की, तो भाई देखो राज्यसभा की 238 मेंबर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। 12 मेंबर जो हैं, 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट, यानी कि नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप कहेंगे यार ऐसे इन 12 मेंबर में क्या खासियत है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट कर रहे हैं? तो ये जो 12 मेंबर है ये होते हैं जिनको साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर वगैरह में अच्छी खासी उपलब्धियां, ठीक है, प्राप्त होती हैं। विशेषज्ञ एक तरीके से कह सकते हैं हम, जो हाईली, फॉर एग्जांपल आपको मैं दूं, सचिन तेंदुलकर जो हैं वो राज्यसभा के सांसद बने थे। तो वो जो राज्यसभा के सांसद बने थे वो इन्हीं 12 मेंबर्स में से बने थे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो टोटल मेंबर होगा 238 प्लस 12 इज 250 यानी कि 250 मेंबर हो गए टोटल किसके, राज्यसभा के। ये दोनों कंपोजिशन क्लियर हो गई। अब आ जाइए ड्यूरेशन। देखो भाई दोनों में एक डिफरेंस मेन क्या है, देखो अगर आप बात करें हाउस ऑफ द पीपल की, लोकसभा की, तो इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर का हो सकता है, मतलब होता है, और ये डिसॉल्व करी जा सकती है किसी भी टाइम। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल डिसॉल्व करी जा सकती है किसी भी टाइम, लेकिन ये एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। कौन सा, काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये परमानेंट हाउस है। चलो ये तो बात हो गई डिसॉल्व कौन हो सकता है, डिसॉल्व कौन नहीं हो सकता। और अगर डिसॉल्व होता है तो वो बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मन में आ जाया कि यार चलो डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को, तो कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज पर लॉ जाकर जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है लोकसभा का। 5 साल तक लोकसभा काम करती है, उसके बाद फिर भाई लोकसभा एक तरीके से खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, फिर उसके दोबारा इलेक्शन होता है। अब आप सोचेंगे यार ये बार बार इलेक्शन की बात आ रही है, हम वोट डालने जाते हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं? तो जिसमें आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन होता है, अगर प्रेजेंट में बोले जाए जो मोदी वाले इलेक्शन अभी कुछ टाइम पहले हुए थे, तो उसके अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को और सांसदों को वोट डाली, ठीक है, तो उसमें फिर पीएम कौन बना, श्री नरेंद्र मोदी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये वाले जो इलेक्शन है ये जिसमें हम वोट डालते हैं, जो बोलते हैं भाई प्रधानमंत्री वाले लोकसभा के इलेक्शन है ये, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और है भाई, देखो ड्यूरेशन में अगर मान लीजिए 1% जो वो चल रहा है आपका लोकसभा के जो 5 ईयर खत्म हुए हैं वो खत्म हुए हैं इमरजेंसी में। मान लो 5 साल भाई दिसंबर में खत्म होने वाले थे, लेकिन दिसंबर में लग गई, दिसंबर से पहले नवंबर में लग गई इमरजेंसी, तो ऐसे में क्या डिसॉल्व कर सकते हैं आपके लोकसभा को या नहीं? तो इसमें एक मैं चीज बता दूं, लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो टेन्योर 1 साल से ज्यादा का नहीं बढ़ाया जा सकता।
1 साल से कम का ही। लेकिन कितनी बार बढ़ाया जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बारी में 6 महीने हो सकता है, फिर 6 महीने हो सकता है, फिर 4 महीने, 2 महीने, ऐसे करके टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन हो रहा है, 6 जैसे ही इमरजेंसी हटती है, जैसे ही इमरजेंसी हटती है यानी कि आपातकाल हटता है, वैसे ही विद इन 6 मंथ में आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे लोकसभा के। आपको लोकसभा वो विद इन 6 मंथ यानी कि वो है आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अब डिसॉल्व करोगे तो इलेक्शन होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर इमरजेंसी लग गई है तो ऐसे में लोकसभा भंग नहीं हो सकती, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी। ऐसे में क्या है, टेन्योर उसका बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बारी में 1 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, महीनों में कर करके चाहे कितनी बारी भी बढ़ा दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटती है विद इन 6 मंथ भाई इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब विद इन 6 मंथ डिसॉल्व हो जाएगी। और जाहिर सी बात है जब विद इन 6 मंथ में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा तो फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब यही है भाई 6 महीने के अंदर इलेक्शन उसके हो जाने चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन मत करो, इसके अंदर सिंपल ये ध्यान रखो 6 महीने के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर इलेक्शन छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 6 महीने के अंदर भाई डिसॉल्व हो जाएगी अगर वो इमरजेंसी हट जाती है तो। ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाइए इधर थोड़ी सी आगे पीछे करके है कुछ चीजें, मैं समझा देता हूं। देखो भाई, ड्यूरेशन की बात करें तो ये तो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, परमानेंट हाउस है, पहली चीज तो ये है। ठीक है, बट 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के। और मैक्सिमम अगर बात करें कि मेंबर कितने टाइम तक रह सकता है इसका, इलेक्टेड मेंबर कितने टाइम तक, जो इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, वो 6 ईयर तक रह सकता है, 6 ईयर तक रह सकता है। यहां पर डिसॉल्व हो रहा है 5 ईयर में, ये डिसॉल्व वाला फंडा यहां पर नहीं है, बस 6 ईयर के लिए मैक्सिमम मेंबर रह सकता है। ड्यूरेशन आपको क्लियर हो गई। अब आ जाइए क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहली बात, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इधर भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट में और हाउस ऑफ द पीपल में सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन एज को लेके फर्क है। मान लीजिए किसी को अगर मेंबर बनना है लोकसभा या राज्यसभा का, उसके लिए एज में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो भाई, अगर आपको लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनना है तो 25 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर। वहीं आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यह चीज आपको क्लियर हो गई। अब फटाफट से आ जाइए स्पीकर को लेकर। देखिए, स्पीकर के बारे में इस क्लास में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी एक अलग से सेपरेट क्लास लगाएंगे। लेकिन यहां पर अगर बात करें स्पीकर की तो भाई देखो, लोकसभा में जो स्पीकर होता है कौन हो सकता है? वो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हो सकते हैं वो जो नेता चुनकर आए हैं लोकसभा में, वो आपस में ही इलेक्शन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बाय इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर, यानी कि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो आपस में इलेक्शन करके डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ द स्टेट में कहानी अलग है। काउंसिल ऑफ द स्टेट में जो स्पीकर होगा वो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बनते हैं स्पीकर ऑफ राज्यसभा। यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट के जो स्पीकर होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, या जो स्पीकर होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हो सकता है। स्पीकर को लेकर आ गई बात, क्लियर हो गई आपको? कोई भी बात अगर ना क्लियर हुई हो तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना। कमेंट सेक्शन से याद आया भाई, अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना। अभी रिसेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए हैं, पुराने वालों ने रेजिग्नेशन दे दिया था,
उसके बाद नए वाले आए हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। अब आ जाओ भाई डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड है कि अगर कोई मेंबर है, चाहे लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, क्योंकि दोनों की डिस्क्वालिफिकेशन सेम ही है, तो चाहे लोकसभा का मेंबर है चाहे राज्यसभा का मेंबर है, उसको डिस्क्वालीफाई अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर उन्होंने कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या उसकी किसी बॉडी का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई सैलरी ले रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो अगर ऐसे करते हुए पाए गए तो उस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं बाय दी कंपिटेंट कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट द्वारा अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में उनकी सदस्यता जा सकती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा ग्राउंड क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, अपनी लायबिलिटीज को नहीं फुलफिल कर पाते हैं वो, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर हो जाते हैं तो ऐसे में फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, वो बन गए भाई, बाद में पता लगा ये तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तब हो सकता है। या फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद, मान लीजिए भाई अभी आपका जनवरी में इलेक्शन हुए, वो जीत गए, ठीक है, ए पर्सन जनवरी में इलेक्शन हुए, ए पर्सन जीत गया, बट मार्च में जाते ही उस बंदे ने इंडियन मेंबरशिप छोड़ के कनाडा की या किसी और देश की मेंबरशिप ले ली, अगर उन्होंने ऐसा करा है तो ऐसे में फिर वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। फोर्थ ग्राउंड ये आ गया, या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या फिर उन्होंने किसी अदर स्टेट की सिटीजनशिप, यहां पर स्टेट का मतलब है, ठीक है, यहां पर स्टेट का मतलब आपका राजस्थान या यूपी वगैरह नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब है आपका देश, जो विदेश जो है हमारे, चाहे वो आप कह लो अमेरिका कह लो या आप इंग्लैंड कह लो, कुछ भी, कोई भी स्टेट की अगर वो मेंबरशिप ले लेते हैं, सिटीजनशिप, माफ कीजिएगा सिटीजनशिप, तो ऐसे में उनका डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। फिफ्थ ग्राउंड क्या है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंदर, ठीक है, कोई मान लो पार्लियामेंट के अपने जो लॉज हैं, अगर उनके अंदर वो किसी कारण से कोई लॉ ब्रेक कर देते हैं, तो उस ग्राउंड पर वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सिक्स्थ पार्ट है जो हमारा 10th शेड्यूल है, आपका बेयर एक्ट है, सबसे पीछे चले जाना, शेड्यूल दे रखे हैं, 12 शेड्यूल है, तो 10th शेड्यूल खोल के देख लो ना, उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए गए हैं, वो पढ़ लो ना, ठीक है। तो इन सब ग्राउंडों पर चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब आ जाइए पावर एंड प्रिविलेजेस में। देखिए पावर एंड प्रिविलेजेस सिंपल है, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। भाई जाहिर सी बात है, जब मेंबर वहां जा रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जा रहे हैं, तो वो हमको ही तो रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर, तो उनको भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि उनको पूरी बात बोलने का अधिकार वहां पर मिलना चाहिए, स्वतंत्र हो वो एक तरीके से अपनी बात कहने को, ठीक है। अब वो अपनी बात कह रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो कोई बात ऐसी कह देते हैं किसी बंदे को हर्ट कर जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है वो भाई साहब सीधा कोर्ट जाकर, या फिर वो वोट डाल रहे हैं, ठीक है, वोट कैसे क्या डालनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। वो वोट डाल रहे हैं, मान लो उन्होंने फेवर में वोट नहीं दी, उनकी मर्जी नहीं दी, तो ऐसे में ये नहीं है कि भाई और बंदे जाके कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केस कर दे, नहीं, ये इम्यूनिटीज कुछ मिली हुई हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं जिसमें उनके खिलाफ प्रोसीडिंग आप नहीं चला सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो स्पीच दे चाहे वो वोट दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो जाए कुछ भी कह दे, पार्लियामेंट के अपने लॉज है लोकसभा के उसके और राज्यसभा के, उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज करा जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो करा जाएगा उनके अकॉर्डिंग। पावर एंड प्रिविलेजेस जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी सेम है, लोकसभा राज्यसभा में कोई फर्क नहीं है। ये चीज आपको समझ आ गई, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी।
अब आ जाइए भाई, इनका काम क्या है मेन पार्लियामेंट का क्या काम है। तो पार्लियामेंट का जो मेन काम है, पार्लियामेंट का मेन काम है बिल पास करना, कानून बनाना। देखो हमारी मेनली, अगर मैं आपको बताना चाहूं, यहां बता देता हूं, चलिए। हमारी मेनली 3 बॉडी होती है भाई। क्या क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हैंड राइटिंग पे मत जाना भाई, मुझे पता बहुत बढ़िया, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इन तीनों का काम क्या है? देखो भाई, लेजिस्लेचर जो है ना, नाम से ही पता लग रहा होगा, जो ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसका काम है लॉ बनाना। इसको बोलते हैं हम लॉ मेकिंग बॉडी। इसका काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। ये LAW है, LO नहीं है। ये लॉ LOW नहीं है, ये लॉ कानून वाला लॉ है, LAW, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? अब ये जो लॉ बन गया, इस लॉ को इंप्लीमेंट कराना, यानी कि लागू कराना, ठीक है। इसको एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है इस लॉ को जो लेजिस्लेचर ने बनाया उसको इंप्लीमेंट कराना। इसके अंदर क्या हो सकता है भाई? देखो फॉर एग्जांपल के लिए कोई कानून बना दिया गया कि भैया 10 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब आप निकलोगे नहीं, ये काम कौन करेगा? इसके ऊपर कौन काम करेगा कि आप घर से मत निकलो? भाई पुलिस ही तो आएगी, देखेगी कि भाई आप घर से बाहर, ऐसी कोई लॉ आगे कि भैया 4 फ्लोर से ज्यादा आप नहीं बना सकते, बनाओगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये लॉ है। अब इस लॉ को लागू कौन करवाएगा? सरकार तो आएगी नहीं आपके घर, पूरे मोहल्ले में नहीं घूमेगी। ऐसे में क्या होगा, जो अगर दिल्ली की बात करें, MCD डिपार्टमेंट जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो आएगा, वो देखेगा, अगर उसे लगेगा तो वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो यही सारी जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, स्पेशली ये सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी मानी जाती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पुलिस हो गई, ये लागू करा रहे हैं उस चीज को, इंप्लीमेंट करा रहे हैं उस लॉ को। अब भाई जब इंप्लीमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है सारे तो सही नहीं होंगे बंदे। हो सकता है कुछ बंदे भाई कुछ हेरा फेरी भी कर रहे हो, उसको तोड़ने में मदद कर रहे हो, या जो ब्रीच कर रहा है उनको पनिश कौन करेगा? तो ऐसे में वो काम करेगी जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट लॉ। जुडिशरी उस लॉ को प्रोटेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको लागू कराएगी, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम लॉ को जुडिशरी करेगी। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये जो लेजिस्लेचर है, इन दोनों को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। ये जो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, इसी को ही बोलते हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का क्या काम हो गया? लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि लॉ बनाना। तो पार्लियामेंट का काम है कानून को बनाना, लॉ को बनाना। ये चीज आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, पार्लियामेंट का क्या काम है? लॉ बनाना। तो यहां पर पार्लियामेंट अब लॉ कैसे बनाता है? पार्लियामेंट अब लॉ कैसे बनाता है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है पार्लियामेंट का लॉ बनाने का, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक जनरल सेंस में बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में आपको लेने जाऊंगा एक लेमन लैंग्वेज में, ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाओ। देखो भाई, पहली चीज क्या है? एक बिल आता है, एक बिल होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि भाई हम ये चीजें लाना चाह रहे हैं, ये कानून आएगा इसके अंदर, ऐसे ऐसे। वो बिल लोकसभा, यानी कि आपकी हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा यानी कि आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, वो जो बिल है वो लोकसभा के अंदर भी जा सकता है, राज्यसभा के अंदर भी जा सकता है। बिल मान लीजिए लोकसभा में जाएगा, यहां पर वोटिंग होगी,
यहां पर वोटिंग होगी, और जो वोटिंग होगी बिल के ऊपर चर्चा करके वोटिंग होगी। अगर वोटिंग इस फेवर में आती है कि भाई बिल सही है, इसे पास कर दो, तो ये बिल यहां से पास होकर फिर आ जाएगा राज्यसभा में, यहां से पास होकर राज्यसभा में आ जाएगा। फिर राज्यसभा में भी सेम लोकसभा की तरह ही होगा कि भाई बिल पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी। अगर बिल के फेवर में कि ये लॉ बन जाए, इस फेवर में वोटें पड़ गई ज्यादा, तो ऐसे में ये इस सदन, इस हाउस से भी बिल पास माना जाएगा। इससे भी पास हो गया, इससे भी पास हो गया। अब इधर आ जाओ, हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट की कितनी बॉडीज है मेन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ये बिल लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी। इसके बाद इधर दोनों से पास होने के बाद ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपने साइन कर देंगे, जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइन करना मतलब असेंट देना, अपनी रजामंदी देना, जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल पर असेंट दे देंगे, वो बिल बन जाएगा एक्ट। एक्ट मतलब लॉ, एक्ट बोले तो लॉ, तो वो बिल लॉ बन जाएगा और फिर इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई, एक जनरल सा प्रोसीजर। बिल अगर मान लो राज्यसभा चला जाए तो राज्यसभा में जाएगा, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, बिल पास हो गया तो बिल फिर लोकसभा में, अगर पहले लोकसभा में चला गया तो फिर राज्यसभा में, बट डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बिल के बारे में कि भाई जॉइंट सिटिंग कैसे बिल जाता है, क्या क्या, ये मैं आपको सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में इसलिए बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है टैंकर आपका फुल हो गया होगा ऊपर वाला। तो उस चीज को समझने के लिए कल हम शुरू से समझेंगे। ये सारी चीजें मैं हटा दूंगा ताकि यहाँ हम अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ ले विद एग्जाम्पल। तो होपफुली भाई आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई या किसी में कोई दिक्कत आई है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को प्यार कीजिए, डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, बेकार चीजें भाई पढ़ते रहो, स्पेशली ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाले आपका। और ये जो वीडियो है ये भाई आप चाहे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्कूल टाइम में हो, मतलब स्कूल में है चैप्टर, या कॉलेज में है, या आप जनरल नॉलेज के लिए भी, तो भाई ये सबसे बेस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से है वीडियो, जिसमें आप पार्लियामेंट के बारे में काफी कुछ जान सकते हो। क्योंकि बेरेक्ट खोलोगे, लेमैन हो, मतलब लेमैन लैंग्वेज नहीं है यार बेरेक्ट के अंदर, समझने में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, स्पेशली जो हमारे भाई यूपी, बिहार, हरियाणा साइड के हैं। तो कोई नहीं भाई, करते हैं फिर तैयारी और अगली नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।